नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं कि देश के आम चुनाव में जहां अभी तक हमने कई मुद्दों की बात की है, अब उसमें हिटलर, यहूदी और मुसलमान भी आ गए। हालांकि मुसलमानों का जिक्र चुनाव में पहले से होता रहा है, लेकिन अब हिटलर और यहूदी भी चुनाव मैदान में आ गए हैं, क्योंकि ये बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। और उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों के साथ वैसा व्यवहार हो रहा है जैसा 1930 के दशक में यहूदियों के साथ हिटलर के द्वारा किया जाता रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है 2014 से, तब से भारत का मुसलमान परेशान है, भारत का मुसलमान बेहाल है और वो अपने आप को हिटलर के हाथों नीचे दबे यहूदियों जैसा समझ रहा है। उन्होंने जिक्र किया है गैस चैम्बर का। तो क्या भारत में मुसलमानों के लिए भारत जो देश है वो गैस चैम्बर जैसा हो रहा है? क्योंकि मुसलमानों के नाम पर राजनीति हुई है। इसी चुनाव में हमने देखा है कि जहां कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के द्वारा, वहां की जो राज्य सरकार है, उसने 4% का आरक्षण ओबीसी वर्ग से हटा करके मुसलमानों को दे दिया। इस पर सियासत हुई है, बात हुई है मुसलमानों को आरक्षण देने पर। लेकिन अब भारत का मुसलमान परेशान है और ये बात वहाँ कही जा रही है जहाँ हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जहाँ अनेकता में एकता की बात करते हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की बात करते हैं। यदि वहाँ इस तरह की बातें चुनाव मैदान में होती तो सियासी गलियारों में फिर एक तूफान सा उठता है और वह बवंडर न जाने किस दिशा में जाए और लोगों के मन पर क्या असर करे। जहां हम एकजुटता की बात करते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं, वहां यदि ये बात कही जाए कि भारत का मुसलमान परेशान है 2014 से, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि समझा जाए कि जिस तरह से हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो मुसलमान परेशान हो गए, या फिर ये केवल एक वर्ग विशेष के वोट को अपने पक्ष में हथियाने के लिए की जा रही कवायद है? तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जी। उपेंद्र तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण जी, आपका भी स्वागत करते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी हमारे साथ हैं। नीरज तिवारी जी, आपका स्वागत है। साथ ही दामोदर राजावत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, समाजसेवी हैं। दामोदर राजावत जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ। दिलीप भदौरिया जी, आपका स्वागत करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। उपेंद्र तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान 2014 से परेशान है और भारत का मुसलमान के साथ वैसा व्यवहार हो रहा है, भारत के मुसलमानों के साथ, जैसा 1930 के दशक में हिटलर के द्वारा यहूदियों के साथ किया जाता रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? असदुद्दीन ओवैसी जी को शायद ज्ञान नहीं है कि हिटलर ने जो अत्याचार किया था वैसी परिकल्पना भी इस देश के अंदर करना भी, इस देश में वो परिकल्पना करना भी असंभव है। क्योंकि हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें ये सारे राजनेता अपने अपने तरीके से अपना अपना एक वर्ग का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए बातें करते हैं और बयान देते हैं। हिटलर ने जो अत्याचार यहूदियों के साथ किया था, ऐसा अत्याचार मुसलमानों पे इस देश में कभी नहीं हुआ और ना वर्तमान में हो रहा है, ना ही भविष्य में कभी हो पाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से सांप्रदायिक राजनीति की जाती है और वो दोनों तरफ से की जाती है। मेरा ये सोचना है कि सांप्रदायिक राजनीति इस देश में होना ही नहीं चाहिए। और ये राजनेता जो छोटे छोटे वर्गों को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये इस देश की आम जनता के बीच में, एक दूसरे के बीच में बेमनस्यता पैदा करने के लिए ये काम करते हैं, जिसके दुष्परिणाम समय समय पे आंशिक तौर पे देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं, वे पूरे विश्व में सबसे अच्छी स्थिति में है। मुसलमान ना डरा हुआ है, ना कभी डरेगा। मुसलमान को इस देश में डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इस देश का आम नागरिक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। वो देश की आंतरिक व्यवस्था में हिंदू और मुस्लिम सदियों से एक साथ रहते आए और रहते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का जो तर्क है वह कहीं से कहीं तक स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और मैं उनके इस बात का पहले तो आलोचना करता हूँ, साथ में ये कहना चाहूँगा कि वह इस तरह की बयानबाजी इस देश में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, देश में इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन बयानबाजी हो रही है और वो भी राजनीतिक लाभ के लिए। हालांकि कई मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है। साथ ही चुनाव आयोग ने टिप्पणी की है कि कुछ ऐसी बयानबाजी, कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे भाषण जो सियासी लाभ के लिए
दिए जा रहे हैं, उनको लेकर के तमाम तरह की चीज़ें समाज में व्याप्त हो रही हैं और वो चीज़ें जो आज खड़ी की जा रही हैं, कल यदि वो अंकुरित होती हैं और यदि वो अंकुरित होने के बाद में बड़ा रूप लेती हैं तो देश में कहीं ना कहीं एक नए तरह का बवंडर आएगा। दिलीप भदौरिया जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा वो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि भारत का मुसलमान अपने आप को उस तरह से प्रताड़ित महसूस कर रहा है जैसे यहूदी करते थे हिटलर के समय और हिटलर उनको प्रताड़ित किया करते, तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर कहना चाह रहे हैं? नहीं सूरज जी, बात ये है, ये ओवैसी जो कैरेक्टर का है व्यक्ति, हाँ, इसको तो कभी सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए भारत देश को, ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बयान देता है जिससे मुस्लिम वर्ग के ऊपर से सरकार का हाथ किसी भी तरीके से हट जाए। मुस्लिम वर्ग को ये बरगला रहा है ये, हाँ, जबकि मुस्लिम वर्ग ऐसा कोई कहीं से कोई दुखी नहीं है यहाँ पे भारत देश में। हाँ, मुस्लिम देश शुरू से ही यहाँ पे बड़ा सुखी और अमन चैन का जीवन जी रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ ये ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता खड़े हो जाते हैं ना, जो मुस्लिम का भी भला नहीं चाहते हैं, उन लोगों को कभी गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। और ये वैसे भी इसको तो शुरू से ये कहा गया है कि बीजेपी की बी टीम है, ये जो उधर से आदेश हो जाते हैं वो इसका बयान जारी कर देता है ये, तो ऐसे लोगों को कभी भी गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए और मुसलमान खुद भी इनको कभी गंभीरता से नहीं लेता है। आपने सही कहा कि ठीक है, वो एक तरफ कहा जाता है कि उनका जो कैरेक्टर है, जिस तरह की सियासत वो करते हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन एक सीट पर इनके पिताजी के ज़माने से और इनका लगातार कब्जा बना हुआ है। हालांकि उस सीट को लेकर के भी इस बार सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या हो सकता है, इसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, अंकलन लगाए जा रहे हैं। लेकिन विलक्षण सक्सेना जी, क्या आपको लगता है कि यह जो बयान है, इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की विरोधी नहीं है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि हम समानता की बात करते हैं कि सभी वर्गों को लाभ मिलना चाहिए और जो जिसका हक है वो उसे मिलना चाहिए, इसलिए मुस्लिम आरक्षण का उन्होंने विरोध किया। पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए हैं उसको लेकर भी ममता बनर्जी ने तंज कसा कि ये मुसलमानों का हक मानना चाहते हैं। और अब असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान परेशान हैं, भारत के मुसलमान बहुत बेहाल हैं और वो गैस चैम्बर जैसा फील कर रहे हैं अपने आप को। देखिए सूरज जी, जब भी इस तरह की बयानबाजी आती है तो उसका सिर्फ एक ही पक्ष आता है, चाहे हम बीजेपी की तरफ से बात करें, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की बात करें, ये एक अटेम्प्ट ऑफ पोलराइजेशन है। हाँ। और अगर बात हिटलर और जर्मनी तक ही पहुंची है तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जॉफ्री लॉरेंस हुआ करते थे जो नुरम्बर्ग ट्रायल्स में जज थे यूके के। हाँ। उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया था कि 5 रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है कि नहीं। तो आज एक्चुअली मुसलमानों को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, जो 5 सवाल मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। सर्वप्रथम ये सवाल था कि क्या यहाँ कोई एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, क्या कोई जाति विशेष या ऐसे एथनिक क्लेंजिंग को मैं शायद हिंदी में उतना अच्छा ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँ, लेकिन दर्शक मेरी बखूबी बात समझ पाएंगे। क्या इस देश में एथनिक क्लेंजिंग हो रही है जैसे म्यांमार में रोहिंग्यास के साथ हुई? क्या इस देश में सेकेंडली आपको एक सेकंड क्लास नॉन पॉलिटिकली पावर्ड या सिविल राइट्स के सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है? क्योंकि यहूदियों को जर्मनी में उठा के गेटोस में रख दिया था। हाँ। और इस हद तक पहुंच गए थे कि उनको बोल दिया गया था कि आपका देश में पॉलिटिकल तो छोड़ो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी नहीं। हाँ। तीसरा, क्या व्यक्ति विशेष को रखते हुए एक दूसरे समुदाय को उसके आधार को एक कलेक्टिव गवर्नमेंट के माध्यम से आधार पे रखा गया है और कहा गया है कि यही आपकी वास्तविक गवर्नमेंट है जिसको आप इलेक्ट या री इलेक्ट करने के लिए बाध्य भी नहीं है? क्या ऐसा इस देश में हो रहा है? और दूसरा, चौथा जो आता है वो है पोजेशंस और राइट्स जो हमारे फंडामेंटल एग्जिस्ट करते हैं। जब हम बात इस देश में मुसलमानों की करते हैं, सी द प्रॉब्लम अगर आज की डेट में आइडेंटिफाई करी जाए लॉ से रिलेटेड और चाहे लॉ के गवर्नेंस से रिलेटेड की बात हो, तो मुसलमानों को इक्वल पक्ष में ही रखा गया है, क्योंकि आज भी इस देश में एक सक्सेसफुल जुडिशियल सिस्टम काबू करता है। अगर पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन इस देश में होते हैं, जो कि एक आम बात है, हर सत्ता दल में होता है और विपक्ष में भी होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होने के बावजूद भी क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस इस बात से किसी पटिशनर को नकार देंगे या जस्टिस को बायस कर देंगे ये कहते हुए कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं? इस देश में तो ऐसा नहीं होता। अगर मैं समझता हूं कि कहीं पर भी हेट्रेड, एनिमिटी 2014 के बाद अगर राइज करी है इस देश में, तो वो एक्चुअल एक सोशल एनिमिटी हुई है। हक ना मारते हुए मुसलमानों का परसिक्यूशन इस देश में वैचारिक तौर पे ज्यादा किया जा रहा है।
जो हमने व्हाट्सएप सर्कुलेट्स 2014 के चुनाव के पहले और उसके बाद भी देखते आएंगे कि गजवा-ए हिंद हो जाएगा, 2047 तक पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल जो वोटर्स की रहेगी ऐसी रहेगी कि कभी हिंदू प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं पाएगा। एक तत्व में हम देख रहे हैं कि इस देश के विभाजन के लिए लोग कार्यरत हो रहे हैं। ये तरह का सोशल प्रोसिक्यूशन एक डर पैदा करता है, वही डर जो 1938 में यहूदियों को जर्मनी में किया गया था, जब उनके राइट्स नहीं छीने गए थे, लेकिन उनको ये बात आगे तय हो गई थी कि अगर हमारे खिलाफ सोसाइटल हेट्रेड जिंदा है तो जब इस देश में कानूनी बदलाव आएगा, अगर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनेगी तो हमारे पॉलिटिकल राइट्स और एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट को छीनने के लिए भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक बात तथ्यात्मक मैं आप सबको और बता दूं कि अगर हिटलर को डिक्टेटरशिप कहा जाता है तो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में वो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ही प्राइम मिनिस्टर थे जिनने बाद में सत्ता पर तख्त किया। तो एक्चुअल सोसाइटल डर मुसलमानों को इस देश में ये है कि कभी भारतवर्ष में, जो कि हम जानते हैं हमारे भारत का संस्कार नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी कि डिक्टेटरशिप की तरफ हम जाएंगे तो मुसलमानों को एक्चुअल डर इस बात का ये सताता है कि जरा हिचका भी नहीं जाएगा और मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के लोग और साथ साथ पब्लिक भी इस बात को सपोर्ट करेगी कि हाँ मुसलमानों को इस देश से पूरी तरह से विभाजित करके अलग कर दिया। ठीक है, ये उनके मन में एक डर है। लेकिन आपने जो बात कही डिक्टेटरशिप की और बात कही कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी ताकत की जो बात आपने कही, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है दामोदर जी, आपसे जानना चाहूँगा। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री, एक सवाल खड़ा किया है उन्होंने। हालांकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार जरूर गर्म कर रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। इस सवाल का क्या औचित्य है? जी, पर मोदी जी की बात है तो लगातार हमेशा एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। हाँ, और उंगलियों को मजबूत करने की बात करते हैं। यानी जब तक हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित है अगर वो कायदे कानून से चलता है। देश का हर नागरिक सुरक्षित है। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान की आबादी आज जो गैस सिलेंडर का फायदा ले रही है मुसलमान ज्यादा ले रहे हैं। आज जो ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा फायदा ले रही है मुसलमान ले रहे हैं। आज अगर मुसलमान बीपीएल कैटेगरी का फायदा ले रही है मुसलमान कैटेगरी ले रही है। आज हॉस्पिटलिटी में आप देखेंगे अधिकांश जगह जो कम्युनिटी हॉल्स हैं, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मेजर बेनिफिट आपकी ये कम्युनिटी ले रही है। उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के बयान देना मुझे बचाने की हरकत लगती है। केवल राजनीति है जहां पर बरगलाना और केवल मुसलमानों को बात रखकर इस तरह की विरोधी बातें करना बहुत गलत है। देश में डिक्टेटरशिप की बात करें तो एक परिवार चलाने के लिए एक मुखिया को बड़ा कठिन रोल निभाना पड़ता है। एक बाप की भूमिका अलग होती है, एक माँ की भूमिका अलग होती है। अगर एक बाप कड़क नहीं रहेगा तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसी कंडीशन में इस तरह के बयानबाजी आना और उस पर मोदी जी का कोई रिएक्ट नहीं होता। वो लगातार ये मानते हैं कि मेरा काम है, मैं काम करता हूँ। लगातार 18-20 घंटे काम करने का वो दावा भी ठोकते हैं। और जनरली हमने देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिन पर उन्होंने खुलकर विरोध किया। कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर वो जातिगत और धर्मगत आरक्षण का भी उन्होंने वापस पलटे हैं। लेकिन लगातार देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है, सड़कों में क्या बेहतर हो सकता है, शिक्षा में क्या बेहतर हो सकता है, रोजगार पर सवाल जरूर कम है, लेकिन उसके बाद भी लगातार डिक्टेटरशिप की बात करना। पाकिस्तान में जाके देखिए, जब पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर आटा क्या, वहां 120 रुपए किलो, टमाटर 400 रुपए किलो हो रहे हैं, वहां पे सिलेंडर आपका 2000 के आसपास पहुंच गया है। तो ये कंडीशन हो गई है। आप जिस देश में रह रहे हैं उसी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन केवल कुछ तबके को अपने फेवर में लाना वो ये चाहते हैं। जैसे भाई ने कहा कि लगातार गजवा हिंद जैसी बातें, 2047 में भारत को सत्ता पलट की बातें, ये सब एक सपने हैं। जनता जानती है और भारत का हिंदू जानता है कितनी तहजीब से उनसे पेश आते हैं। ये सनातन धरती है, सनातन धरती में साफ है कि कभी भी अंत न होने वाली कल्चर जो जहां जैसा भी आएगा। अगर यहाँ पर हिटलर भी पैदा होता, मुसोलिनी भी पैदा होता, सद्दाम हुसैन भी पैदा होता, तो वो सनातनी को फॉलो करता। इस मिट्टी की ऐसी खुशबू है। इसलिए मैं आपसे सूरज जी बताना चाहता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी पर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए और ये मुद्दा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुद्दा चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी सियासी गलियारों में जब चर्चा होती है इस विषय पे, तो एक चर्चा लाजमी, एक डिबेट लाजमी जरूर हो जाती है कि वास्तविकता क्या है इसके पीछे। क्योंकि जनता तक उन्होंने अपनी एक बात कह दी कि मुसलमान जो है, भारत के 17 करोड़ मुसलमान परेशान हैं। मोदी को उन्होंने हिटलर की संज्ञा दे दी कि इस समय जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है
तब से देश के 17 करोड़ मुसलमान बेहाल हुए पड़े हैं और उन्होंने कहा कि वो स्थिति गैस चैम्बर का उदाहरण भी वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ये तमाम बातों के बीच में एक बात जरूर आ जाती है यहाँ पर, और नीरज तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपनी बात में एक बात और जोड़ी है कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या संवैधानिक पद पर बैठ करके ये बात कहनी चाहिए कि जितने अल्पसंख्यक हैं वो घुसपैठिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस भाषण को वापस लेना चाहिए, उस पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि भारत में जितने अल्पसंख्यक हैं वो सब घुसपैठिए हैं और ये भाषण, ये शब्द, ये बयान भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये उन्होंने अपने भाषण में एक बात और शामिल की। जी सूरज जी, आपने जो कहा कि चुनावी समय में बयानबाजियां बहुत होती हैं और उन बयानबाजियों का बहुत से लोग विरोध करते हैं कि शब्द वापस लो, शब्द वापस मत करो, ये सब पार्टियों के माध्यम से चलता रहता है। विषय आपने जो उठाया था कि मोदी जी को हिटलर की संज्ञा दी जा रही है, ये मुझे बताइए कि हिटलर के अंदर एक कमी थी, बाकी तो अपने देश की रक्षा के लिए ही तो कार्य कर रहे थे वो। अब याद कीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी को शरण किसने दिया था? आगे चल के भारत आजाद हुआ, हिटलर ने दिया था। ठीक है, एक गलती थी, एक गलती की वजह से उनको पूरे इतिहास में गलत साबित कर देना ये ज्यादा ठीक नहीं है। चर्चिल के बारे में कभी चर्चा करते हो, जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्या बोला था? हाड़ मांस का पुतला बोला था। उनकी चर्चा नहीं होती है, उनका विरोध नहीं किया जाता है। हिटलर हिटलर शब्द ऐसे इतिहास में लिख दिया गया कि कोई भी एक प्रशासनिक तौर पर अच्छा कार्य कर रहा तो उसको हिटलर की संज्ञा दे दी जाएगी, कोई राजनीतिक तौर पे अच्छा कार्य कर रहा तो उसको हिटलर की संज्ञा दे दी जाती है। क्या ये कहना ठीक है? हाँ, मोदी जी में एक बहुत बड़ी कमी है कि भारत में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी गलत कार्यों में लिप्त हैं, जितने भी घुसपैठ की नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। और वो यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो आपका देखने का नजरिया है, चाहे आप उनको गलत कहें चाहे आप सही कहें, लेकिन वो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी को यदि हिटलर भी कहते हो ना तो मैं कहता हूं नहीं, वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। यदि संज्ञा दी गई है, एक तुलना की गई है और उस तुलना के माध्यम से ये कहा गया है कि इस तरह की बातें हैं। जहां एक तरफ बात हुई, दिलीप भदौरिया जी आपसे जानना चाहूँगा कि जहां एक तरफ खुद असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए कि देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो घुसपैठिए हैं, लेकिन यही असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यदि नरेंद्र मोदी मुंबई में जाकर के, बॉलीवुड में जाकर के एक्टिंग करेंगे तो विश्व के सारे अवार्ड उनको मिल जाएंगे। क्या एक तरफ आप कह रहे हो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, दूसरी तरफ खुद आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसी बात करें, तो ये कैसा न्याय है या फिर शब्दों की कैसी मर्यादा है? ये देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए हैं तो वाकई वो गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी समुदाय विशेष के नहीं हैं। हाँ। ना ही किसी पार्टी विशेष के हैं वो। हाँ। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो पूरे देश का होता है प्रधानमंत्री, तो किसी एक विशेष समुदाय को लेके आप उस पद पर रहते हुए ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और रही बात ये ओवैसी की, तो ओवैसी कोई क्या है? ओवैसी, आप ओवैसी को क्या कहना चाहते हैं? आप ओवैसी कोई हीरो नहीं है इस भारत देश का। ओवैसी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहीं पे भी घूसपैठ करना चाहता है, वो कुछ भी बकवास करना चाहता है। उसको इतने, मैं फिर बात वही कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति के बयान को इतनी गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो तो खुद अपने राज्य में ही अब परेशान हो चुका है, वो हैदराबाद में ही अब वो उसको जीतने के लाले पड़े हुए हैं, तो इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको इतनी खुली छूट भी दे दी जाए कि भारत देश में गलत भावना पैदा करे, गलत भड़काऊ भाषण दे, ये गलत है उसका। और प्रधानमंत्री जी को भी ऐसे भाषण में नहीं बोलना चाहिए कि अल्पसंख्यक को, सारे अल्पसंख्यक घुसपैठी हैं, तो ये उनको भी शोभा नहीं देता, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। यहाँ देश के मुखिया अगर ऐसा बोलेगा तो फिर कोई भी राह चलता व्यक्ति कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ। अगर देश का मुखिया अगर ऐसी बयानबाजी करेगा तो। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ एक शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो। यहाँ एक बात और जानना चाहूँगा उपेंद्र तिवारी जी आपसे कि जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई कांग्रेस से है और उस लड़ाई में मुसलमानों को बीच में ना घसीटा जाए। भाई,
यहाँ उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक मुसलमान को वोट दिया है। सपा की उन्होंने गिनती गिनाई है, कांग्रेस की गिनती गिनाई है कि कितने मुसलमानों को वोट दिए। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं देश के, वो राजनीति की मुख्य धारा में है ही नहीं। यदि वो राजनीति की मुख्य धारा में नहीं है तो असदुद्दीन ओवैसी खुद पिछले कितने कार्यकाल से लगातार सांसद हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक मुसलमान को वोट दिया है। और जब वो ये बात कह रहे हैं तो फिर ये बात कहना है कि मुसलमान मुख्य धारा में शामिल नहीं है, और वो खुद सांसद रहते हुए बात कह रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारी की सारी बयानबाजी राजनीतिक बयानबाजी है। देश चलता है संविधान से। अगर केंद्र सरकार कोई योजना लाती है या प्रदेश सरकार कोई योजना लाती है तो योजना तो सभी नागरिकों के लिए होती है, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए होती है। हमने आज तक कोई योजना ऐसी नहीं देखी कि बस जिसके अंदर केवल एक वर्ग ही लाभ लेगा, दूसरा वर्ग लाभ नहीं लेगा। तो देश चलता संविधान से, और संवैधानिक व्यवस्था में आप ये देखिए कि हर व्यक्ति लाभ ले रहा है, और जो राजनेता हैं वो एक एक वर्ग के अपने वोट बैंक को अपने तक सीमित रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि उनका वोट बैंक उनके पास से खिसके नहीं। इसी क्रम में अभी जो बात हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट बैंक को ध्यान में रख के बयान ना देकर राष्ट्र को ध्यान में रख के बयान देना चाहिए। और राष्ट्र को, उनका पूरा राष्ट्र उनका है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उनका बयान ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत ओवैसी के। ओवैसी का बयान उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो किसी बड़े संवैधानिक पद पे इस देश में नहीं है। ओवैसी के बयान का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व प्रधानमंत्री जी के बयान का है। बिल्कुल, क्योंकि ओवैसी के बयान का महत्व एक सीमित दायरे में जाएगा, ना कि पूरे देश में जाएगा। एक पूरे देश के वर्ग विशेष को वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी भी पूरी जोर शोर से करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करे वो एक अलग बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में समाहित नहीं होना चाहिए, उनको देश की राजनीति में समाहित होना चाहिए। और राष्ट्रभक्ति का भाव हर नागरिक में इस देश में पैदा हो, वह भाव प्रधानमंत्री के बयानों से पैदा होता है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के बयानों से पैदा होता है। तो छोटे छोटे राजनीतिक दल या बड़े राजनीतिक दल का कोई भी अन्य व्यक्ति जब कम्युनल बात करता है तो वो कहीं ना कहीं उतना जनता उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ओवैसी जी की, जैसे हमारे बाकी अन्य साथियों ने भी कहा कि ओवैसी के बयान को इतना महत्व नहीं देना चाहिए जिससे हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव पैदा हो। बिल्कुल, ये मनमुटाव पैदा करने के लिए ही दिया गया बयान है, और इसलिए इस पर चर्चा लाजमी बन जाती है कि लोगों को वास्तविकता का पता चले कि यदि असदुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, तो वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। उनको न तो भारत से कुछ लेना देना है, न भारत की संस्कृति से कुछ लेना देना है, न भारत की जनता से कुछ लेना देना है। लेकिन यहाँ दामोदर राजावत जी सबसे बड़ा सवाल है जो उन्होंने बात कही है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब यदि मुसलमान कहीं हैं तो भारत में हैं। तो भारत में रहने वाले मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हैं यदि वो ये कह रहे हैं, तो जो गरीब हैं वो भारत में मुसलमान हैं, तो क्या मुसलमान में, क्या उन्होंने मुस्लिम जाति में जन्म लिया वो उनका दोष है? अशिक्षा उनका दोष है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है वो इनका दोष है? ये कहकर के वो क्या साबित करना चाहते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान यदि कहीं हैं तो भारत में है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, कुएं के मेंढक को अंधेरा अंधेरा नजर आता है। ओवैसी जी जहाँ पे रहते हैं, उन्होंने उनकी टेरिटरी में जहाँ भी उन्होंने सांसद हैं, उसके बाद उनके पास अधिकांश उनको गरीब दिखते हैं, यानी विकास का फंड उन्होंने न जाने कहाँ खर्च करा दिया। जब वो कहीं जाते हैं तो विकास देखते हैं। अब उनको कुछ देशों की यात्रा कर लेनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, एशियन कंट्री के अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्री की भी बात कर लेनी चाहिए जो तकरीबन मुस्लिम 100% कंट्री है, जहाँ पर उनको यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद आटे दाल का भाव उनको समझ में आ जाएगा। भारत के मुसलमान अगर सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरली और भाईचारे में सबसे ऊंचे दर्जे स्थान पर आते हैं, जहाँ पर भारत वो देश है जिसने यहूदियों को स्थान दिया, भारत वो देश है जिसने फारसियों को स्थान दिया, भारत वो देश है जिसने अंग्रेजों का इतना अत्याचार सहा, भारत वो देश है जहाँ मुगल रहे। और आज बात जब देश का बंटवारा हुआ तब इस बात पर हुआ था
कि देश के मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे और बाकी हिंदू भारत में बचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम भाई के रूप में रह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री हो, देश का आम नागरिक हो, कभी भी अपने पड़ोसी मुसलमान को बैर की भावना से नहीं देखता। आज कई ऐसे उदाहरण हैं, आप जिसकी बात करें, जहां पर देश का विभाजन हो रहा था तो सबसे पहले भारतीय नारी ने, भारतीय जो किसान है, भारतीय नागरिक है, उसने अपनी पगड़ी से उनका बचाव किया है, उनको घर में जगह दी है, उनको खाना दिया है और समय पर जब उनके हक की बात आई तो विशेष जगह दी गई है। वहीं भारत पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में जहां भारत 10% आबादी थी 2% रह गई है। और जिस देश में बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब है, वहाँ हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान कितनी गति से बढ़ रहे हैं। आज देश की आबादी में सबसे बड़ा योगदान मुसलमान कम्युनिटी का है। इसका पालन पोषण, इसका सुविधाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? जो सबसे ज़्यादा इस तबके का, पहले भी बता चुका हूँ कि भारत का मुसलमान बाकी सब राज्यों से, मैंने कई देशों की यात्रा की है। मैंने खास तौर से जब मैं सोशल स्कॉलर था तो मैं कोशिश करता था कि अफ्रीकन कंट्री और भारतीय कंट्रियों की बात करें या एशियन कंट्री या चाइना की बात करता हूँ, मैं बहुत इजीली बात करता हूँ, जहाँ चाइना में मुसलमानों की स्थिति समृद्ध है, तकनीकी रूप से हमसे दक्ष है और वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय हम लोगों से कहीं ज़्यादा है और कानून भी सख्त है। लेकिन वहाँ मुसलमान को ना दाढ़ी रखने की आज़ादी, ना उनको मजहब को सोशल जगह प्रेजेंट करने की आज़ादी, और कुछ कम्युनिटी में उनको स्थायी कर दिया है। वहाँ उनके कहाँ अधिकार चले जाते हैं? पाकिस्तान उनको, चाइना को अपना जीजा समझता है। आप ये समझिए कि हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए भारत के नागरिक की चिंता ओवैसी जी ना करें। देश की सत्ता रूप पर जो भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी का, वो जानता है कि भारत के नागरिकों की सामंजस्यता, कल्चरल हार्मनी और उनकी सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, उस पर हमारे अधिकारी, प्रशासन और जो सत्ता है लगातार काम करती आ रही है। इस बयानबाजी पर हमें लगातार जिक्र का एक टूल नहीं देना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसको हम जानते हैं। सवाल एक और करता हूँ कि हिटलर बनो, मोदी जी क्या हर भारत हिटलर है? हर भारतीय हिटलर है कैसे? आप पर कोई झगड़ा हुआ है, आपको कोई दबा रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, इसलिए हिटलर है। भारत का हर नागरिक हिटलर है जब आपके पड़ोसी पर दिक्कत आती है, आपके साथ खड़ा है, दूसरे के साथ आपकी जरूरत, उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपके साथ खड़ा है, यानी वो हिंदू मुसलमान देख के बात नहीं करता है। तो भारत की इस धरती में ही तारतम्यता है, प्रेम है, स्नेह है। इसलिए मैं बात लगातार करूंगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और हमें कुछ ऐसी चीजों पर सवाल करने चाहिए जहां हम एक फेयर राजनीति की बात करें, जहां फेयर विकास की बात करें, जहां हम तरक्की की बात करें। बिल्कुल, देश की उन्नति की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो या राष्ट्र की उन्नति और तरक्की की बात हो, तो वहाँ पर देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी प्रांत का हो, किसी धर्म का हो, वो सामने आ जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं, चाहे हम 71 की लड़ाई की बात करें, 62 के युद्ध की बात करें, कारगिल की बात करें या फिर सीमा पर घुसपैठियों की बात करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी भी संप्रदाय का हो, वो अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता। लेकिन यहाँ विलक्षण सक्सेना जी एक बात जरूर आती है, एक चिंता जो उन्होंने व्यक्त की है, कि मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर घट रही है। मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आपने अपने वक्तव्य में कहा कि एक बात कही जाती है कि 2047 तक कितनी आबादी हो जाएगी कि जो हिंदू व्यक्ति, समुदाय का व्यक्ति है, वो पीएम नहीं बन पाएगा। तो तब उनकी जो चिंता है ये कितनी वाजिब है कि क्योंकि हम जहां देख रहे हैं कि जहां 3 तलाक की बात आई, तो 3 तलाक में मुस्लिम संप्रदाय की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि आपने हमको नारकीय जीवन जीने से बचा लिया है, हमें नर्क में जाने से बचा लिया है। मैं उन रीति रिवाजों का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ जो मुस्लिम संप्रदाय में चलते हैं, महिलाओं ने यह बात कही है। लेकिन अब जब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर घट गई है, जो चिंता का विषय है, तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? देखिए, ये एक पोर्शन जो हम पिक कर रहे हैं ओवैसी जी के मतलब वक्तव्य का, शायद जो वो चीज कहना चाह रहे हैं वो
टोटली इररेलेवेंट है। हाँ। इसलिए इररेलेवेंट है क्योंकि पहली बात तो हम जब ये चीज का डिस्कशन करते हैं कि हाँ। क्या प्रजनन दर और जी, क्या है, जी। ये टोटली इस बात से इररेलेवेंट करते हैं, खासतौर से जब आप ये कह रहे हो कि इस देश में परसिक्यूशन हो रहा है और मुसलमान माइनॉरिटीज हैं जी, और फिर आप इस तरह के डायलॉग्स दे रहे हो, हाँ। तो ये दैट इज टोटली इररेलेवेंट। लेकिन हम आते हैं बीइंग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के मेंबर्स, आइए हम उनके ही डायलॉग्स की चेरी पिकिंग करते हैं, हम उनके ही वक्तव्य की निट पिकिंग या चेरी पिकिंग करते हैं। सिर्फ ओवैसी ये कहते हैं कि हाँ मोदी जी हिटलर हैं और वो देश में हिटलर शाही चला रहे हैं, तो बेसिकली एक कंटेंशन तो वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी के जो कार्य कर रहे हैं, जो बेसिकली वो एक्शंस ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उनके प्रति वो अकाउंटेबल नहीं है। हम यही कहते हैं कि अगर हिटलर ने कहा कि भाई मैंने यहूदियों को प्रोसिक्यूशन कर रहा हूँ, उनको देश से निकाला कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए अकाउंटेबल उसको रखा गया बाद में जब नुरम्बर्ग ट्रायल्स हुई जिसका मैंने जिक्र किया था। और यही फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में भी कहा जाता है कि मोदी जी देश में ये पर्टिकुलर करप्शन हुआ, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि नहीं। मोदी जी डिमोनेटाइजेशन में लाइन में खड़े हुए लोग मर गए, क्या इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि नहीं। मोदी जी कोरोना आया, कोविड आया, तो पीएम केयर फंड का एक घोटाला हुआ, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं। मोदी जी आज की डेट में वैक्सीनेशन जो आपने अप्रूव करी, उसके बेसिस में आप इंटरनेशनली वो कंपनीज क्लेम कर रही है कि हाँ ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, तो क्या वो साइड इफेक्ट्स है, तो क्या वो सेफ है नहीं, क्या आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, सबसे अच्छा डायलॉग यहाँ पर ये है कि आज की डेट में चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एवरीवन इज डिस्कसिंग कि इस देश में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 10 साल के कार्यकाल में मुसलमानों का कितना इकोनॉमिक उत्थान या कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या एजुकेशन साक्षरता में वो बढ़े आगे, क्या उनकी आय बढ़ी, क्या उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा। एट द अदर हैंड हम नागपुर के ही सबसे चहीते पॉलिटिकल लीडर्स बीजेपी के नितिन गडकरी को कहते हैं, नितिन गडकरी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी मुसलमान पाए जाते हैं और वो सब मुझे वोट करते हैं, क्योंकि उनका एक बेसिक रीजन है, क्योंकि मैंने उन्हें पॉवर्टी से निकाला, मैंने उन्हें एजुकेशन दी, और उसी का रीजन है क्योंकि ये जो एजुकेशन और पॉवर्टी के ट्रैप में पड़े रहे, उसी का नतीजा होता है कि वो आगे बढ़ के सिर्फ प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं। कोई माफिया चलाते हैं, पंचरपति का, जिसका एक बहुत ही कॉमन नोशन होती है, एक रेशियल स्लर की तरह यूज किया जाता था पंचरपति, सिर्फ यही काम करते हैं, अंडे की दुकान लगा लेते हैं। जब तक ये बढ़ के आगे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, लॉयर्स नहीं बनेंगे, तो हमारे देश का उत्थान भी नहीं होगा। जब बीजेपी का ये लीडर कहता है, तो फिर ये सवाल पूछना ओवैसी जी का, हम फिर चेरी पिकिंग कर रहे हैं। ओवैसी जी का ये सवाल पूछना सही है कि हाँ भाई हिटलर शाही चल रही है क्या, क्योंकि मोदी जी की आप जिम्मेदारी लोगे कि 10 साल के कार्यकाल के लिए ही सही मुसलमानों का अगर उत्थान नहीं हुआ तो इसके लिए क्या आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस स्टेट में वो आते हैं, जिस स्टेट के वो सांसद हैं, वहां पर उनकी कोएलिशन की गवर्नमेंट रही, सेंटर में वो 10 साल से हैं। अच्छा, जहां तक बात रही ट्रिपल तलाक की और अदर डिसीजंस जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड लिए गए और अब जाके जो यूसीसी में लिया गया, सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपने प्रोग्रेस की बात करी तो खुद मुसलमान आपको सपोर्ट में आया, जिसके लिए सूरज जी आपने बिल्कुल राइट लिया, मेरे को-पालन ने उसने भी पॉइंट आउट किया कि हाँ भाई ट्रिपल तलाक की वजह से आज मुस्लिम महिलाएं अच्छी होगी। और जब इस रिजर्वेशन की बात आती है, सी जब हम ये जो अभी पूरा सियासी ड्रामा हमने बंगाल में होते हुए देखा, कर्नाटका को हमने एक बड़ा मुद्दा बना दिया, मुझे आप एक बताएं कि अगर एक पर्टिकुलर विशेष दर को आप चाहते हैं कि ये माफियागिरी से बाहर निकले या असाक्षरता से बाहर निकले, वो एक, और इस बात पे मैं बहुत चाहूंगा कि आप सभी तवज्जो दें, एक टैक्स पेइंग, क्योंकि ये भी एक बहुत जबरदस्त जुमला और कॉन्स्पिरेसी चलती है, टैक्स पेइंग मेंबर मेरे भारतीय इकोनॉमी के, तो क्या उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनको वो टूल्स प्रोवाइड किए जाएं जिससे वो इस नॉन एजुकेशन के और डेप्ट के और पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर आए। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी अगर हम कहते हैं, और ओवैसी जी कह रहे हैं हिटलर शाही का, और बात उसकी अकाउंटेबिलिटी की आती है, तो अभी जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की कि वो दिखाना शुरू करे अदर देन जो नॉर्मली वो बताते जाए हैं, इन मुद्दों पे बताएं कि प्रोग्रेस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बेसिस पे रहते हुए उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तब तो वो ओवैसी की बात को पूरी तरह से बीजेपी काट पाई। क्योंकि जब 5 लाख सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, और वो उनमें से आरोप लगाया गया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, और उन्होंने स्वीकारा भी कि मुसलमानों का हक छीना गया है, और हालांकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिनकी नौकरी लग गई है उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आगे से इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर नौकरी हासिल नहीं कर पाएंगे। तब यही असुद्दीन ओवैसी जो आज मुसलमानों के हितकारी बन रहे हैं, तब इनका कोई बयान नहीं आया था। लेकिन यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूंगा, नीरज तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा कि एक तो पूरी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, दूसरी बात ये जो बात मैंने अभी कही कि ये जो मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं ये अपने क्षेत्र के वोट के लिए हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में कही, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां के मुसलमानों की क्या स्थिति वो नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि पूरे देश में 663
मोदी मित्र हैं जो पसमानदा मुसलमान हैं। पूरे देश में बनाया गया है 663 मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को मोदी मित्र बनाया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भोपाल की एक मस्जिद में, जहां भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा बैठे हुए हैं, मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, वो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहे हैं। तब क्या वो मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की जाति के नहीं हैं? वो मुसलमान अलग हैं, ये मुसलमान अलग हैं। यदि बात मुसलमानों की हो रही है तो फिर ये भी तो इसी देश के मुसलमान हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवैसी जी जब से राजनीति शुरू की वो तब से सोच रहे हैं कि हम 17 करोड़ मुसलमानों के नेता बने, अभी तक वो बन नहीं पाए और हमेशा कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं ऐसी बयानबाजी करता रहूं और हमेशा मीडिया में चर्चा का विषय मैं बना रहूं। अभी कुछ दिनों से थोड़ी सी चर्चा में नहीं थे तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने अल्लाह के एक जुमला पेश कर दिया। खैर उनकी बातों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, ना तो वोट पे कोई असर पड़ता है, ना ही किसी समुदाय वर्ग पे कोई असर पड़ता है। बिल्कुल। रही बात आज के समय में हमारे देश में कि मुसलमानों की जो स्थिति है, जो पंचर वाली स्थिति थी जिससे कांग्रेस ने बना दी थी उनकी, आज वो पंचर वाली स्थिति से उठ करके वो एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी चिंता जाहिर सी बात है सही हो सकती है कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है। जब पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में आ जाते हैं, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड में होते हैं, तब उनको लगता है कि यार 10 बच्चों की जरूरत नहीं है, अब हमें 2 ही बच्चों की जरूरत है जिनको पैदा करके पढ़ाना लिखाना और एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड पे लेके जाना है। वो भारत में ये स्थिति प्रारंभ हो चुकी है और भारत की महिलाएं कह के तो नहीं लेकिन गुप्त रूप से वहां मशीन पे जाती हैं ईवीएम के, कमल का फूल दबा के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उनके लिए ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया है, ये उन्होंने ऐसा किया है। और एक आपने चर्चा किया भोपाल के मस्जिद के, आलोक शर्मा जी का जो एक व्यवहार है, उत्तर विधानसभा से वो आते हैं और उनका अक्सर सभी जाति विशेष और सभी धर्म के प्रति काफी अच्छा लगाव है। मुसलमानों में उनका बहुत चहेते लोग हैं उनके, तो मस्जिद में भी जाते हैं तो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगवा देते हैं। अभी आपने ध्यान दिया कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहाँ गए? वहां देखा नहीं कि किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति अब पूरे विश्व में जाकर के एक विशेष स्थान बना रही है, जिस संस्कृति से ये पृथ्वी बना है, हकीकत में ये कहा जाए। हाँ, और उसके बाद अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय संस्कृति ही इस विश्व का कल्याण कर सकती है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये भारतीय संस्कृति है, सनातन इसलिए कहते हैं कि जो कभी पुरानी ना हो, जो सदैव पहले भी रही है, वर्तमान में और आगे भी रहेगी, वही चीज़ सनातन है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मत बांटने की और मत को पाने के लिए चली हुई ये इन चालों की। हालांकि भारत का मतदाता इतना सक्षम है, इतना समझदार है कि वो किसी की बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने देखा है कि पहले के समय में जरूर होता रहा हो कि संप्रदाय को लेकर के, संप्रदाय विशेष को लेकर के टिप्पणी पर द्वंद्व हो जाता रहा, या फिर जिले में कर्फ्यू लग जाता रहा, राज्य में कर्फ्यू लग जाता रहा, राज्य सरकारें गिर जाती रही। लेकिन अब भारत का मतदाता, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, इतना समझदार है कि किसी एक व्यक्ति के कहे हुए इस वाक्य को कि भारत का मुसलमान अपने आप को वैसा महसूस कर रहा है जैसा हिटलर के ज़माने में यहूदी महसूस किया करते थे, वो भी समझते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे भारत के हिंदू हो, सब समझते हैं कि ये केवल और केवल एक चुनावी जुमला है और एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए दिया गया ये बयान है। इस बयान के फेर में ना तो किसी का पक्ष विशेष, वर्ग विशेष का मतदाता कटेगा, ना किसी को वर्ग विशेष के मतदाता का लाभ मिलने वाला है। हालांकि लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और 1 जून को अंतिम चरण मतलब 7वें चरण का मतदान होगा। तब ये सारी बातें धराशायी रह जाएंगी और मतदाता अपना फैसला दे देगा कि उसने किसे भारत की सरकार के रूप में चुना, भारत के सरकार के मुखिया के रूप में चुना है। मतदाता अपना फैसला दे देगा। हालांकि बिंदु है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सही मेहमानों का उपेंद्र तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विलक्षण सक्सेना जी आपका धन्यवाद, और नीरज तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दामोदर राजावत जी आपका धन्यवाद, दिलीप भदौरी जी आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।